यस, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, चलिए एक आयत जो एबीसीडी है इसके अंदर, ठीक है, तो आपके आयत एबीसीडी के अंदर एक आपका एक पॉइंट है ओ, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इफ ओ इज ए पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल एबीसीडी, ठीक है। आइए, तो यहां वही प्रॉपर्टी है ये कि अगर मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, उस रेक्टेंगल एबीसीडी की बात हम कर रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ओ आपका पॉइंट है। तो यहाँ एक सिंपल सा एक लॉजिक आपके सामने आता है कि भाई साहब आप अगर इसको इससे मिला रहे हैं, इसको आप इससे मिला रहे हैं, इसको आप इससे मिला रहे हैं, और इसको आप इससे मिला रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ये ओ पॉइंट आ रहा है, और हम ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिखेंगे कि भाई साहब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर होता है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये कहाँ हो गया था भाई, ये कब किया था हमने, पता भी है क्या? बस, है ना, उसी से रिलेटेड दो थ्योरम है जहां पर पहले वाली में तो हमने क्या किया था, एरिया इक्वल किया था, ठीक है। यहां पर क्या है, कोई अंदर एक पॉइंट है, तो आपके ये जो थ्योरम है ये सेटिस्फाई ये कर रही है कि ओ ए प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी प्लस ओ डी स्क्वायर, ये आपका क्या है। हाँ, चलिए यहां पर आपका क्या है, ये प्रॉपर्टी डन करवाता है। अब इसका प्रूफ बहुत नीट एंड क्लीन प्रूफ होने वाला है, वो भी आप समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो। वह प्रूफ क्या है, देखिए यहाँ अगर आपका ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट से आपने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पर भी ओ पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, और यह परपेंडिकुलर इस तरह से है, ये क्यू है और ये एस है, या फिर हम कह सकते हैं ये ई है और ये एफ है। ई है और एफ है, तो हम यहाँ दो प्रॉपर्टी आराम से लगा सकते हैं। अगर ये इनसाइड कोई भी पॉइंट अपने पास स्थित है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि ए ओ जो आपका है ये आपका हाइपोटेनस होगा, तो ए ओ स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इस ट्राइंगल में अगर आप देख लेते हो, तो यहां पर भी आप ये कह सकते हो सर बी ओ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आपके बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? पर यही तो मैं कर रहा हूं, यहां पर मेरे को जितने भी ट्राइंगल दिखेंगे सब मैं लगाऊंगा। इसी तरह से मैंने यहां पर कहा सी ओ, तो सी ओ का स्क्वायर मैं क्या कह सकता हूं, सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है, और ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी आपके सामने हो जाएगा कि भाई अपने पास डी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक चीज जरूर देखें कि अगर हम पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से जोड़ देते हैं, देखो जरा, तो पहली इक्वेशन को अगर आप तीसरी इक्वेशन से जोड़ रहे हो, तो हम लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, देखो ना, मैंने इसको देखा, माफ कीजिए, ए एफ ओ एफ सी आएगा ना, सीई और ओई, सीई और ओई, ठीक है। चलिए, और सीई और ओई हो गया, बराबर किसके करोगे, इन दोनों को योग करो, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा सर, बी एफ स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कट रहा है, ओ एफ और ओ ई कट गया, तो आपके सामने जो प्रूफ आया वो कितना निकल कर आया, वो निकल कर आया सर ए एफ स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर प्लस डी बराबर डी प्लस डी स्क्वायर। सही है ना, चीजें क्लियर हैं यहां तक? तो क्या हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास है वो ए एफ है,
वो आपका इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बताओ? ए एफ जो है हमारा किसके इक्वल होगा इस हिसाब से? डी के इक्वल हो जाएगा ऑब्वियसली, ए एफ हमारा डी के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास, तो हमारे पास और क्या बचा हुआ है? ए एफ हमारा डी के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास क्या है? सीई है ना, जो हमारे पास सीई है वह उसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। सीई हमारा उसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी के इक्वल हो जाएगा, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास दे रखा है एफ बी के इक्वल अगर हम करते हैं तो भी ठीक है। और हम इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं जिससे कि हमारा क्या बन जाए, ये पाइथागोरस बन जाए, ठीक है। ए एस बराबर अगर मैं क्या लिखूं, है ना, ए एफ बराबर मैं क्या लिखूं, डी, ठीक है, ये वाला तो ठीक है। और उसके साथ साथ अगला जो हम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं ओ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, जहां पर अगर मैं रख सकूं ओ एफ को, हाँ कहीं भी अपन को एक पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट दे देते हैं तभी हम बराबर कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कहीं भी एक लाइन डाल दी, एक लाइन डालनी भी है, एक लाइन आप डाल दो और इस लाइन का नाम कुछ रख दो, है ना, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ओ एफ होने वाला है, अगर मैं इसको बोल देता हूँ पी डी ई पी क्यू बोल देते हैं अपन इसको, तो हम ये कह सकते हैं ये बी क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओ एफ जो होगा वह अपना बी क्यू के बराबर हो जाएगा। अगर हम वैल्यू रखना चाहते हैं तो अब हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। भाई ओ एफ हमारा बी क्यू के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये इसका पॉइंट है और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर ही है 90 डिग्री, तो बराबर होंगे। ओ एफ बराबर क्यू बी, ये दोनों बराबर होंगे। और हमने इस तरह से एक लाइन बना दी, ठीक है, पैरेलल लाइन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है ओ ए, तो यहां पर अगर मैं ए एफ को अगर ओपी डीओ के साथ लिख सकता हूं तो यहां पर वैसे भी हो जाएगा फिर तो, क्योंकि जो हमारा एओ है वही आपका डीओ के बराबर भी है और डीई के बराबर भी है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर बराबर है ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि वहां से जब हम ट्रिपलेट राइट पाइथागोरस लेंगे तो उस हिसाब से हम इसको यहां पर बराबर लिख सकते हैं। और प्रूव करना कोई जरूरी नहीं है, आपको बस समझना है कि भाई हम कैसे ले पा रहे हैं बस थ्योरम को, पॉइंट टू पॉइंट आगे चलना है। ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर और ओबी स्क्वायर, बस खत्म बात, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सेम थ्योरम आपके लिए ऐसे भी बनती है कि मान लीजिए अगर आपका एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के आउटसाइड अगर पॉइंट आ गया तो यहां हमने बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। रेक्टेंगल के हमने क्या बोल दिया कि एक ओ पॉइंट है जो कि आउटसाइड है। आउटसाइड अगर पॉइंट है तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी? हाँ चलिए, अच्छा कौन से सोर्स आ गए सिंड्रेला? जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक अपने सोर्सेस को अपने पास रखो, क्योंकि क्या होता है उससे तुम्हारी पढ़ाई हेम्पर होगी, जब तक ऑफिशियल ना आ जाए, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये सही है, ओ ए ओ प्लस ओ बी ओ सी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर, ठीक है। हाँ नहीं डियर मोहिनी, आपको सिंपल क्या होता है, आपसे ये बोला जाएगा, मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह का आता है इसमें। प्रूफ का कोई रोल नहीं है। आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको एक इंटरनल पॉइंट दे देंगे और उस इंटरनल पॉइंट की किन्हीं भी तीन वर्टेक्स की डिस्टेंस दे देंगे। तो चौथा वर्टेक्स आपको निकालना है, मतलब चौथे वर्टेक्स से कितनी दूरी पर है। तो जब मैंने ये बात बोली तो आपके दिमाग में एक डायग्राम बना होगा और वो डायग्राम ये बन गया। तो इसमें कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस वो दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, बस, है ना। चलिए तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों ही चीजें आपके सामने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल है।
एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं और बढ़िया अच्छी तरह से समझाऊंगा कि यदि इस रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर मिड पॉइंट को मिलाने पर बनने वाली आकृति, यानी कि अगर आप उनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो आपकी कौन सी आकृति, फिगर फॉर्म्ड ऑन द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, लिख लीजिएगा। अगर हम कहते हैं कि अगर मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया, आप प्लीज सोच समझ के जवाब देना। चलो सर, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। और अब आराम से समझेंगे, चीजों को ध्यान से देखेंगे। सर मान लिया कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये आपका एक डायगोनल है, यह आपका एक डायगोनल है, यह भी डायगोनल है और यह भी डायगोनल है। अब आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि किसी भी रेक्टेंगल में जो दोनों डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि AC बराबर आपका क्या होने वाला है, BD होने वाला है, ये तो निश्चित है। आपको याद होगा कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं जहां पर ये आपको दिख रहा होगा कि यार ये दोनों मिड पॉइंट हैं और ये आपका डायगोनल है, तो हम यहां कह सकते हैं कि अगर AC और BD अगर आपका D के बराबर है तो यहां पर RS कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, PQ कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, PS कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा और ये भी आपका D/2 हो जाएगा। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। अगर चारों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो पहला ये संकुच तो आप निकाल दो कि रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ये सब नहीं बनने वाले। तो अब कौन सी आकृति बनेगी फिर बताओ, बताओ। तो यहां हमारे पास सबसे अच्छी चीज क्या है सर, कि यहां हमारे पास भुजाएं बराबर हैं, तो हमारे पास केवल दो ही आकृति बची हैं, या तो सर ये स्क्वायर बन जाए और या ये रोम्बस बन जाए। क्यों, कारण है, या तो रोम्बस बनेगा या स्क्वायर बनेगा। क्यों सर, सभी भुजाएं बराबर है पहली बात। तो अब आती है एंगल की बात। मान लीजिए कि ये जो आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, अगर आप इसके मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो क्या ये DS आपका DR के बराबर है क्या? ये तो 90 डिग्री है, प्रत्येक को 90, तो क्या DS और DR बराबर है क्या? नहीं है। क्यों? अरे आयत है ना, आयत की लेंथ अलग होती है, ये लेंथ का पैरामीटर है, ये विड्थ का पैरामीटर है। तो जब ये दोनों साइड बराबर नहीं है तो क्या इस साइड का बराबर होना या एंगल सेम होना जरूरी है क्या? बोले नहीं है सर। तो अगर हम बात करें जब एंगल अलग अलग होंगे तो स्क्वायर कभी नहीं बन सकता, रोम्बस बनेगा। जब एंगल ही अलग अलग होंगे, क्योंकि साइड्स अलग अलग हैं तो एंगल भी अलग अलग बनने वाजिब सी बात है। अगर जब एंगल ही अलग अलग है तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि 90 डिग्री हो जाए, तो रोम्बस हो गई आकृति। ठीक है डियर, तो आपका जो एक PQRS है क्या होगा, एक रोम्बस होगा। PQRS आपका एक समचतुर्भुज होने वाला है, एक रोम्बस होने वाला है, इसको हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख लिया। तो इन रेक्टेंगल जो डायगोनल होते हैं एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, आयत के विकर्ण कौन समद्विभाजक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो सर कैसे बताओ आप, मतलब ये आपको जो मैं बता रहा हूं कि भाई कौन समद्विभाजक होते हैं क्या, तो नहीं होते हैं, कारण बताऊंगा उसका, है ना। यानी कि आप अगर डायगोनल काट रहे हो तो वो बराबर भागों में उसको नहीं काटेगा। ओके डियर, चलिए जैसे कि मैंने एक डायगोनल बना दिया, ये रहा।
मैंने ये कह दिया कि ये आपकी लेंथ है, ये लेंथ है भाई, ये विड्थ पैरामीटर है, ये भी विड्थ है भाई। आपको ये पता है ना, आपको ये पता है कि जो ए बी है पैरेलल है सी डी के, और आपको पता है सर एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के। आपको ये भी पता है कि ए बी बराबर आपका सी डी होता है। आपको ये भी पता है कि आपका जो एडी बराबर होता है वह आपका बीसी होता है। नहीं पता तो लिख लो, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं। मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं कि क्यों एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, और ये जो एंगल अगर मान लीजिए बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? बताओ। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है ना कि ये जो एंगल्स हैं वे अलग अलग हैं, और अलग अलग एंगल होंगे तो बाइसेक्टर कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, क्योंकि एंगल अलग अलग तो आने ही है। कैसे सर, आपको कैसे पता? क्योंकि आपको ये पता होगा कि डायगोनल जो है, मान लीजिए यहां कोई कोण बना रहा है और यहां पर 90 डिग्री है। आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप किसी भी ट्राइंगल की बात करते हो, एंगल बाइसेक्टर होते तो 90 डिग्री पर कट करते। तुम्हारी अलग गणित चल रही है प्रशांत। हम जो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है ये तो समझो पहले। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है शीर्ष के दो एंगल को डिवाइड करने वाला। अब कहां 90 डिग्री आ रहा है, कहां कहां चल रही है पता नहीं। चलिए अभी आप थोड़ा इस पे ध्यान दो, देखो मैं आपको चीज समझा रहा हूं इसलिए ध्यान दो। मैंने कहा कि सर ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री तो हो गया, लेकिन ये तो लेंथ और विड्थ है ना, और ये तो अलग अलग होंगे। तो ये तो निश्चित है ना कि इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण अलग अलग होगा। इसलिए मैंने अल्फा और इसलिए मैंने बीटा माना। नहीं तो आप ये कह सकते थे कि क्यों अल्फा अल्फा नहीं माना, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट? गॉट इट? तो ये जब अल्फा बीटा मान लिए तो ये अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया। पता लग गया कि एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो ये आपको प्रूफ हो गया यहां पर। ठीक है, नहीं तो स्क्वायर हो जाता। बिल्कुल स्क्वायर में हम करेंगे ये बात। अब स्क्वायर भी दिमाग में आ रहा होगा ना अपने आप ही, आ रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर में ये साइड और ये साइड बराबर होती है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, तो ये 45 45 हो जाता। तो चीजें क्या है कि आसान बनती जा रही है, क्योंकि दिमाग चलेगा तो खुलेगा। चलिए, तो ये क्लियर है भाई। आपका क्या होगा भाई, एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। आगे, आयत के, एक बच्चा कह रहा है रोम्बस समझ में नहीं आया। क्या रोम्बस मैंने करा दिया क्या? अभी नहीं कराया, आएगा है ना, तब तो समझाएंगे। आयत के कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज क्या होगा बताओ? आयत के कोणों से बना हुआ चतुर्भुज क्या होगा? आयत के कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज, क्या होगा? दिमाग लगा के बताओ क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्तों ने लगभग सही आंसर दिया है, जिनको भी मैंने कल वैसे पढ़ाया था, मैंने जिसमें मैंने प्रूफ नहीं कराया था, तो प्रूफ अब करवा लेते हैं। आपको सबको सिखाऊंगा, आराम से चिल होके सीखो, यही फर्क है बस अच्छा पढ़ने का। आपसे मैं फिर से कह रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर मैंने खुद बोला है, मैं ये क्या बोल रहा हूं, ये एंगल बाइसेक्टर है। मैं ये खुद बोल रहा हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, मैं ये खुद बोल रहा हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, और मैं यहां भी खुद बोल रहा हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो आप मुझे बताइए, मान लीजिए ये बन गया P, ये बन गया Q, और ये बन गया R, और ये बन गया S। सुनना मेरी बात अब अच्छे से। तो मैं कह सकता हूं कि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि 90 डिग्री का अगर कोण समद्विभाजक है तो कहीं संकोच की स्थिति पैदा ही नहीं हो सकती कि ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, और ये 45 हो गया, और ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब अच्छा लग रहा है? देखो सर, देखो ये 45, ये 45 तो ये 90, ये 90 तो ये भी 90, ये 45, ये 45 तो ये अकेला 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो भाई साहब देखो, चारों कोण 90 डिग्री के हो गए। अब चारों कोण अगर 90 डिग्री के हो गए तो पी क्यू आर एस क्या हो सकता है? दो ही कंडीशन है अभी, या तो स्क्वायर बन जाए या रेक्टेंगल बन जाए। भाई दो ही शर्त है। पी क्यू आर एस जब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो हमने प्रूफ ही कर दिया। अब जब पी क्यू आर एस, अब यही कहानी है, या तो भाई अब तुम स्क्वायर बना दो या रेक्टेंगल बना दो। अब लड़ाई होती है सर,
बोले क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं? मैंने कहा भाई देखो, सब्र करना सीखो, सब सीखने को मिलेगा। आप ये कहते हो कि मान लीजिए कि आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये आपकी कोई पैरामीटर मान लिया आपने, एपी मान लिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर जो एपी है आपका और ये सारे जो बराबर नहीं होंगे क्या, ये जो एपी है और ये जो पीबी है, ये बराबर नहीं होगा क्या? तो इसको मान लिया आपने ए, बराबर ही होगा ना भाई। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं एपी और पीबी भी आपका बराबर है, डीआर और आरएस, डीआर और आरसी बराबर होगा, बिल्कुल होगा। डीआर और आरसी भी बराबर होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ए, सेम ही होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ही तो है, भुजाई बराबर, हम क्या करें इसमें, सिमेट्रिक है। चलिए, तो गुरुजी बात तो समझ में आ गई, यानी कि ये आपने पूरा ये माना है, ये भी पूरा ये माना है, ये भी माना है। तो मैं कहता हूं डियर, अगर ये मान लीजिए बी है, तो ये भी तो बी होगा, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक। अगर ये बी माना है तो ये भी बी है, तो ये भी तो बी होगा। ये बी है तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। ये बी है तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। ये बी है तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। और ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। क्योंकि जब ये चारों एंगल बाइसेक्टर बराबर है और बी आपका साइड बराबर है, तो ये सभी भुजाएं बराबर हो गई, तो आपका ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल नहीं होगा ये। क्लियर, समझ में आ गया क्यों होता है? बस सर, पी क्यू आर एस ए माइनस बी कैसे आया? पूरा ए था ना, पूरा ए माना है ना, देखो ए पी पूरा ए माना है, अब ये हिस्सा बी है तो ये ए माइनस बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए, किसी भी आयत में ए बी सी डी के मिड पॉइंट पी क्यू हैं, तो इन एनी रेक्टेंगल मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी इज। शिवांश कह रहे हैं सर रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है कि दोनों सेम है शिवांश? फर्क है ना, बहुत फर्क है। अभी आपने रेक्टेंगल पढ़ लिया, अभी हम स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर रोम्बस भी पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आइए, किसी भी आयत में ए बी सी डी के मिड पॉइंट पी और क्यू हैं, तो इन एनी रेक्टेंगल द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी पी एंड क्यू। चलिए, तो यानी कि आपने क्या बना दिया, एक आयत बना दिया, ए बी सी डी। ये आपका क्या है, एक डायगोनल है। तो आपने क्या कहा कि भैया पी और क्यू आपके क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपने एक पॉइंट इधर मान लिया, एक पॉइंट इधर मान लिया, इधर आपने पी मान लिया, इधर आपने क्यू मान लिया। अगर ऐसा आपने माना है सर, तो आप इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो पी क्यू है मिड पॉइंट है, और आपके यहाँ पर काट रहे हैं, मैंने इसको बोल दिया आर, इसको बोल दिया एस। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि डी आर बराबर होगा आर एस बराबर एस पी। नोट कर लीजिए, तो ये सब इक्वल होते हैं, यानी कि ये क्या करता है, अगर ये मिड पॉइंट को मिला रहे हैं ना इस तरह से, तो ये है डायगोनल को तीन इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, तीन इक्वल पार्ट में इस डायगोनल को ही बांट देते हैं, ट्राइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये काफी अच्छा पॉइंट है, पेपर में आ सकता है कि एक डायगोनल मान लीजिए 45 सेंटीमीटर का है, और ए और उसके मिड पॉइंट क्यू से दो मिड पॉइंट दे रखे हैं, इस तरह से डायग्राम बना दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डी आर क्या है, तो आप बटे 3 कर देना, ट्राइसेक्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है। अगला पॉइंट क्या है, अगर एक रेक्टेंगल आपके सामने दे रखा है, पॉइंट क्या है, अगर एक रेक्टेंगल यदि पी भुजा डीसी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे? हमने एक रेक्टेंगल बनाया, हमने कहा सर पीसी का एक पॉइंट है, पी पॉइंट है ना, और पी भुजा डीसी
का मिड पॉइंट नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। पीडीसी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, बताओ क्या होगा। ये क्या हो जाएगा सर, 1/2 रेक्टेंगल ए बी सी डी के। वन बाई टू रेक्टेंगल एबीसीडी के। सर ऐसा क्यों, ये सिंपल सा प्रूफ है इसका, इसमें कोई माथा पच्ची नहीं है। सर क्यों, क्योंकि अगर आप ये हाइट डाल रहे हो परपेंडिकुलर, तो ये जो हाइट होने वाली है ये आपकी क्या होने वाली है, यहाँ पर आपकी ये विड्थ के बराबर होगी हाइट जो होगी। तो अगर हम बात करते हैं एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, 1/2 बेस आपका लेंथ आ रहा है और हाइट आपकी बी आ रही है। तो जब ये पूरा हाफ है किसी भी तरह से ले लो, तो ये बचा हुआ हिस्सा भी तो हाफ ही होगा, तो बस इसलिए बोला जाता है कि हाफ होता है। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर अलग फिगर बनाए, अलग फिगर मतलब एक में चल रहा है कि सब है भाई, एक में चला के चलोगे, पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे फिर इसमें। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज को। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको काफी चर्चा के बारे में, समांतर चतुर्भुज की काफी चर्चा आपने सुनी होगी। हाँ, रेक्टेंगल के हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब हम आते हैं समांतर चतुर्भुज पर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, समझने योग्य बात क्या है इसमें, ये देखिए। समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसको मैंने लिख दिया, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, और आपके ये मैंने क्या बना दिए, ये डायगोनल्स बना दिए। ठीक है, अब मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि भाई साहब, समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जहां पर ए बी आपका क्या है, पैरेलल है सीडी के, ए बी आपका पैरेलल है सीडी के। और हम ये कह सकते हैं कि जो एडी है वो भी आपके पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो ए बी आपका सीडी के पैरेलल है, और जो एडी है वो आपका बीसी के पैरेलल है। साथ के साथ में साइड्स भी आपकी बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर आपका सीडी होता है और एडी बराबर आपका बीसी होता है। क्लियर, तो समांतर चतुर्भुज की सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही निकल कर आता है कि बोथ डायगोनल आर नॉट इक्वल, या फिर मैं लिख सकता हूं जो विकर्ण होते हैं ना, नीदर इक्वल नॉर कट एट 90 डिग्री। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं वो ना तो इक्वल होते हैं और ना ही 90 डिग्री पर कट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, बोथ डायगोनल आर नॉट नीदर इक्वल और नॉर कट एट 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2 आपके सामने क्या निकल कर आ रहा है, जो D1 बराबर आपके D2 नहीं होता, नॉट इक्वल टू, और ना ही वह परपेंडिकुलर होता है आपस में। ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई, ना तो वह एक दूसरे को बराबर होते हैं और ना ही वह 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब पॉइंट आता है अगला, समांतर चतुर्भुज में
दोनों विकर्ण समांतर चतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं क्या? चलिए, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं इन पैरेललोग्राम both the diagonal are equally bisect each other। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं इन पैरेललोग्राम बोथ द डायगोनल आर इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये बात सत्य है। और सर ये क्यों सत्य है, आइए जानते हैं। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में आमने सामने की भुजा बराबर है, ये कोण आपके इक्वल है, तो आपसे ये कह सकते हैं ना कि भाई साहब ये और ये भी आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम हो गए तो हर एक साइड पर उसका अधिकार है। तो यहां हम कह सकते हैं कि सर ए ओ बराबर आपका क्या होगा, ओसी होगा। इसी प्रकार ये दोनों बराबर हैं, ये भी शीर्ष अभूमिक कोण है, तो तीसरा वाला भी बराबर होगा, है ना। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ओ बी बराबर आपका क्या होगा, ओडी होगा। क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? क्यों होता है? कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, क्योंकि आप ये कह सकते हो ना, देखो डियर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, और ये एंगल आपका बीटा है, तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। ठीक है? अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया, ये अल्फा है ये भी अल्फा हो गया। सिमिलर केस में हम यहां पर भी ये कह सकते हैं कि इस तरह की बात है तो ये वाला इसके भाई रेशो तो लिख सकते हो अगर सर्वांग सम है तो, क्योंकि जो सर्वांग सम होंगे वह समरूप भी होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये आपके बराबर हो जाने वाले हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है ही। ठीक है डियर? तो इस तरह से आप कह सकते हो। आगे नेक्स्ट पॉइंट, दोनों विकर्ण दोनों विकर्ण दोनों विकर्ण समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं। ये अच्छा पॉइंट है और ये काफी पॉपुलर पॉइंट है जो हमने रेक्टेंगल में भी पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो हम ये कह सकते हैं बोथ द डायगोनल्स बोथ द हाँ बोथ द डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमने क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। दिख रहा है पैरेललोग्राम? यस। अब मैं समझाऊंगा कि क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, कि भाई बराबर होते हैं। अभी आपको पता है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट तो करते हैं, एरिया को स्प्लिट कर देते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं। चलिए, ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहां पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और ये कॉमन साइड है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, साइड 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 रूल से? ठीक है सर, कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है, प्लीज रिप्लाई। मुकेश रिप्लाई से अच्छा तो पढ़ ही लो भाई साहब, सब पढ़ाया हुआ है, ये थोड़ी है कि अभी हम यहां पर आ गए पहले ही, है ना। जाकर पढ़ो तो सही पहले, अब ये थोड़ी है कि आज ही क्लास शुरू हुई है, ये तो बहुत दिन पहले से चल रहा है। चलिए, तो साइड 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 से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल बी ए डी सर्वांगसम हो जाएगा ट्राइंगल बी सी डी के। अब दो ट्राइंगल आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो क्या होगा, इनका जो एरिया है वह इक्वल हो जाएगा। एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलर केस में अगर हम बात करना चाहें कि सर दूसरा डायगोनल क्या करेगा, इसको दो और अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये भी आपका 1/4 है, 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 तो ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सिमिलर केस में चलेगा ये काम भी। ठीक है डियर? चलिए, इसके लिए अगली प्रॉपर्टी क्या होती है सर, अगर एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, यह एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है,
मैंने इसका नाम दे दिया भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमने लिखा समांतर चतुर्भुज के अंदर एक बिंदु है ओ। कहानी वही है, उसकी भी प्रॉपर्टी चलती है, एक बिंदु ओ है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या है, एक बिंदु ओ है। तो हमने क्या किया, यहां एक बना लिया। अगर हमने एक बिंदु ओ बना लिया और इसके सभी शीर्षों से मिला दिया, प्रॉपर्टी यही होती है। ठीक है, इनसाइड पॉइंट है कोई, है ना, पैरेललोग्राम के अंदर एक पॉइंट है। तो यहां पर हम ये कह पाएंगे क्या कि सर ये अगर आपका A1 है, ये आपका अगर A2 है, ये आपका अगर A3 है, ये आपका अगर A4 है, तो सिमिलर केस चलेगा, A1 प्लस A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 प्लस A4। लिख लीजिए। आयुष गोयल, आज ही एक ही दिन पढ़ने आए हो क्या आयुष? हाँ डियर, पहला ही दिन है और लास्ट दिन यही लग रहा है मेरे को तो। आयुष पढ़ो, सब होगा, लेकिन पहले थ्योरी होगी तब होगा। अब तुम आए हो फिर बोले क्वेश्चन कब होगा, तो ऐसे नहीं होता कि एक प्रॉपर्टी कराई उसका क्वेश्चन कराया, ऐसे नहीं होगा, है ना। चलिए, प्रशांत कौन सी अंग्रेजी लिख रहा है, सर्च करना कोई गूगल पे क्या आ रही है। कोड वर्ड है इसका ये। तो कैसे करेंगे डियर, A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल AOB का जो एरिया है, अगर हम निकालना चाहें, ट्राइंगल DOC का जो एरिया है अगर हम निकालना चाहें, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर मैं ये कह देता हूं कि ये आपकी हाइट है, ये भी आपकी हाइट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, H1 मान लिया, ये आपका H2 मान लिया, इस तरह से। और पूरा आपने क्या मान लिया, ये H मान लिया। समझ लो, ये पूरा आपने H माना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1/2 आधार आपका A है, H1 1/2 AH2। अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 AH1 प्लस H2। ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल है कि क्या बन गया सर, 1/2 AH। और आपको पता लग रहा है ना कि AH क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो A इंटू H ही होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये पूरा हाइट है। तो अब आपसे मैंने कौन से ट्राइंगल लिए, एक तो ये वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला। अब इन दोनों का सम आधा आ रहा है, तो इन दोनों का सम भी तो आधा ही होगा, तो आधा इक्वल्स टू आधा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है, विकर्ण जो है कोण समद्विभाजक होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं इन पैरेललोग्राम। हाँ, इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। यानी कि कहानी बिल्कुल स्पष्ट है, वही सेम प्रूफ है जैसा रेक्टेंगल का था। ठीक है ना, तो कैसे कि मान लीजिए गुरुजी कि ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, तो क्या हम हमेशा की तरह यही कहेंगे कि ये अगर आपका अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा। सिमिलर केस में ये भी दो पैरेलल लाइन है, तो ये अगर आपका बीटा है तो ये भी आपका बीटा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो डायगोनल होता है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं इन पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में ये, हाँ, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे। ठीक है डियर, तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है और आपको दिमाग में ये रखना है थोड़ा सा। ठीक है, अब अगला जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है इसमें वह क्या है,
क्वाड्रिलेटरल formed by angle bisector of angle of a rectangle। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक से क्या होगा बताओ, बना चतुर्भुज रेक्टेंगल होगा। आयत होता है, कैसे होता है सर बताइए, अब आप में अभी समझा देते हैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करके। देखो एक बच्चा कह रहा है आयत कहां से आ गया। हर्षित पहले पढ़ाई तो कर लो डियर, तुम तो सपनों में खोए हुए हो, कोई बात निकल कर आ गई तो आयत कहां से आ गया। चलिए, तो मैंने कह दिया कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो मैंने इस तरह से एक आकृति बना दी है जो कि आपके सामने ये रही P, ये रही Q, ये रही R और ये रही S। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है क्या इंग्लिश में? ऑफ ए पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल ही तो होगा, तो क्या दिक्कत है? बात समांतर चतुर्भुज की कर रहे हैं बस, ठीक है। हाँ, बात तो समांतर चतुर्भुज पे चल रही है ना सारी की सारी, तो क्या दिक्कत है, रेक्टेंगल ही तो लिखा हुआ है। आइए समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने हिंदी में पैरेललोग्राम अलग से लिख दिया है, ठीक है। तो सर कैसे समझें आप बताइए। मैंने कहा भाई देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, तो यहां पर आपके सामने निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर तो है ही, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर्स हैं आपस में अपने आप में। आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा कि जो एंगल्स है ना वह आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो जरा, देखो जैसे कि मान लो ये थीटा है, जैसे कि मान लो ये थीटा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, ये कितना होगा थीटा, और ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा ना। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको मान रहे हो अल्फा तो ये भी अल्फा, इसको मान रहे हो बीटा तो ये भी बीटा, और इसको क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा बीटा बीटा। कोई दिक्कत है क्या? आप में से किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं कि भाई साहब देखो एपी बराबर, एपी बराबर जो यहां पर है बीपी, एपी बराबर बीपी, इसको तो आप मान लो x, ठीक है। एपी बराबर आपका जो बीपी है, नहीं एपी बराबर आपका क्या सी आर, ठीक है, एपी बराबर सी आर, सी आर होगा क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, क्योंकि इनका एंगल बाइसेक्टर बराबर होगा, एपी बराबर सी आर, ठीक है। और और बी आर बराबर बीपी, ये मान लिया मैंने y, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेलल। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग। सर आपने ये मान ही लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा के सामने अगर आप कोई भी साइड मानते हो तो वह आपकी फिक्स साइड होगी, कुछ भी मान लो, और बीटा के सामने जो होगी वह भी फिक्स होगी, है कि नहीं बताओ। अगर हम मानते हैं अल्फा के सामने, अगर मैंने मान लिया कि भाई अल्फा के सामने ये अल्फा ही मान लिया, बीटा के सामने ये बीटा ही मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूपी क्या हो जाएगा, क्यूपी क्यूपी क्या हो जाएगा। तो बोले गुरुजी क्यूपी जो हो जाएगा वो एपी का जो है ना बीटा घटा दो, यानी कि एक्स माइनस बीटा। इसी तरह से ये भी यही हो जाएगा x माइनस बीटा, और ये हो जाएगा y माइनस अल्फा, है ना, y माइनस अल्फा, और ये y माइनस अल्फा। तो आप ये मुझे बताओ, जब आपके सामने चारों आपके अलग अलग हैं तो आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि भाई साहब ये आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, केवल आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर है। हाँ,
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री हो जाना है। कारण क्या है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होने का, बोलो? इसलिए है गुरुजी, क्योंकि आपने ही कहा था कि इन दोनों का योग क्या होता है, याद आ रहा है? दो पैरेलल लाइन के इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर 90 डिग्री बनाता है। याद आ रहा है प्रॉपर्टी? वो वाली प्रॉपर्टी यार, दो पैरेलल लाइन वाले इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर 90 बनाता है। तो ये 90 है तो ये भी 90, सब 90 90 90, खेल हो गया। तो सर ये तो बढ़िया हो गया, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। गॉट इट? तो ये कहानी होती है पूरी की पूरी। ठीक है भाई साहब, चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, कल मिलेंगे आपसे, और मतलब अभी 6:30 बजे मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।